फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके फेवरेट शो विंसेंजो का एपिसोड नंबर 9। साइनिंग इवेंट के वेन्यू से बाहर निकल के हांसू जुनवू से कहता है कि तुम उन्हें बार बार छोड़ क्यों देते हो। जुनवू कहता है मैंने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, बस वो बच जाते हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। हांसू कहता है फिर तो हमें जल्दी छुटकारा पाना चाहिए। जुनवू कहता है इतने अच्छे पार्टनर से इतनी जल्दी छुटकारा क्यों पाऊँ? पार्टनर्स मुझे ताकतवर बनाते हैं। मैं विंसेंजो से उस दिन छुटकारा पाऊंगा जिस दिन मैं उसे हरा दूंगा। चायंग विंसेंजो से कहती है हमने इतना अच्छा मौका गवा दिया। विंसेंजो कहता है बैंक प्रेसिडेंट से मिस ओ का बदला ले लिया, उसके लिए तो खुश हो जाओ, इतना बुरा भी नहीं रहा। चायंग उसे कहती है मैं कल मिस ओ से मिलने जा रही हूँ, तुम भी चलोगे? विंसेंजो कहता है अपना शेड्यूल चेक करके बताता हूँ। चायंग कहती है हमें इस वक्त अपना ध्यान एक बात पर लगाना चाहिए। विंसेंजो कहता है बाबेल के असली बॉस को ढूंढने में, है ना? वो कहती है मुझे तो लगा था वो आएगा अगर चीज़ें खराब होंगी तो, पर इन्होंने तो तुरंत संभाल लिया। विंसेंजो कहता है बुराई अच्छाई से पहले लौटती है और हर बार और ताकतवर होकर लौटती है। चायंग सोचती है कि असली बॉस को बाहर निकालने के लिए क्या करें। विंसेंजो कहता है अदृश्य लोग भी निशान तो छोड़ते ही हैं, वही हमारा मौका होगा। चायंग बोलती है अब से बाबेल के रियल बॉस को हम शॉर्ट फॉर्म में बाबो बुलाएंगे। विंसेंजो मान जाता है। विंसेंजो घर जाकर मिस ओ के डॉक्टर से बातचीत के बारे में सोचता है, जिसमें डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि इससे पहले भी 1993 में स्टेज 3 का लंग कैंसर हुआ था उन्हें, जो चमत्कार के तौर पर अपने आप 4 साल में ठीक हो गया। विंसेंजो याद करता है कि जब उन्हें 1993 में कैंसर का पता चला था तभी उन्होंने कुछ महीने बाद मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ा होगा। इसका मतलब उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बीमार थी और उन्हें लगा कि वो मर जाएंगी मुझे अकेला छोड़कर। सभी टेनेंट्स फिर से अलग अलग गोल ढूंढने लगते हैं। कबूतर विंसेंजो को सोने नहीं देता, वो उठकर उसे भगाने लगता है। वो उसके सामने हाथ जोड़ के गुजारिश करता है पर कबूतर नहीं जाता। विंसेंजो कहता है अच्छा चल चिल कर पर शोर मत मचाना। फिर वो उसका नाम रखता है इंजागी और बोलता है सुन इंजागी, शोर मत मचाना, ठीक है? तुझे यहाँ रहना है तो यहाँ रह ले। म्यूंगी जुनवू को बताती है कि डॉक्टर गिल ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। जुनवू कहते हैं कि इस केस का इंचार्ज सरकारी वकील कौन है। वो बताती है कि नामदोंगपू से जुंग इंग कुक इंचार्ज है। उधर दिखाते हैं कि सरकारी वकील जुंग इंग कुक डॉक्टर गिल को एक सरकारी सेफ हाउस में लेके जाता है। जुनवू बोलता है कि जुन इंग कुक का नाम सुना सा लगता है, कहाँ सुना है? म्यूंगी बताती है कि इसने ही बाबेल के खिलाफ जांच शुरू की थी जब आपके पापा चेयरमैन थे। जुनवू कहता है मतलब सरदर्द है। म्यूंगी कहती है वो तो है क्योंकि किसी की भी नहीं सुनता, ये अपने बॉस चीफ प्रोसिक्यूटर की भी नहीं सुनता। उसका ट्रांसफ़र हो गया था पर पिछले हफ्ते वो वापस आ गया। डॉक्टर गिल जुनवू को फ़ोन करता है। जुनवू कहता है क्या यार हमारे साथ ऐसा मत करो। डॉक्टर गिल कहते हैं मेरी कुछ मांगे हैं। जुनवू कहता है बोलो तो सही, तुम नाम लो तुम्हें मिल जाएगा। डॉक्टर गिल कहते हैं पहले तो मुझे मारना मत। जुनवू कहता है मैंने तो तुम्हें कभी मारने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर गिल कहता है आगे करोगे क्योंकि मैं ही एक वो इंसान हूँ जो जानता है तुम कौन हो। जुनवू कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें नहीं मारूंगा। बोलता है दूसरा मेरे अकाउंट में $30 मिलियन डलवा दो, पैसे मिलते ही मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा, पर अगर पैसे नहीं मिले तो मैं सरकारी वकील को बता दूंगा कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है अपने पापा के साथ। जुनवू कहता है ठीक है अकाउंट नंबर भेज दो, इतने पैसे अरेंज करने में थोड़ा समय लगेगा तो मुझे थोड़ा समय देना। वो प्यार से बात करके फ़ोन रख देता है पर उसे गुस्सा बहुत आ रहा होता है। चायंग विंसेंजो और मिस्टर नाम जान हंगसो के बड़े भाई के बारे में पुलिस रिपोर्ट से देख के डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो 15 साल पहले यूएस गया था पढ़ने के लिए, वो बाबो हो सकता है। मिस्टर नाम बताते हैं कि वो अपनी डैड की फ्यूनरल पे भी नहीं आया। इस बीच शकरकंदी खाते हुए विंसेंजो की नाक पर कुछ काला निशान लग जाता है। चायंग और मिस्टर नाम इशारों में उसके मज़े ले रहे होते हैं। फिर चायंग मिस ओ से मिलने निकलती है और विंसेंजो से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मिस्टर नाम विंसेंजो को बताते हैं कि मिस ओ का कोई फैमिली मेम्बर या बच्चा नहीं है, पर आजकल के बच्चे तो लापरवाह होते हैं, उन्हें माँ बाप की नहीं पड़ी होती। विंसेंजो को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी शकरकंदी छोड़ देता है और मिस्टर नाम उसे तुरंत उठा लेते हैं। वो बेचारों की तरह देखते रहता है कि ये क्या हो रहा है। मिस ओ मिनसोंग के बारे में सुनकर बड़ी खुश होती है। वो चायंग का धन्यवाद करती है। चायंग बताती है ये सब विंसेंजो ने किया है, उसने तो बस थोड़ी सी हेल्प की है। इस रूम का बिल और हॉस्पिटल का एक्सपेंस सब विंसेंजो पे कर रहा है। मिस ओ कहती है मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, अब यहाँ कैसे रहूँ, उन्हें ऐसे ही परेशान किया। इतने में डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं। वो रात की दवाई के लिए मना करती है।
डॉक्टर मान जाता है। इतने में पीछे से विंसेंजो आकर कहता है, क्यों, ये कोई रिजॉर्ट है क्या जो ये अपने मन से रह सकती है? और आपने चेक भी नहीं किया कि पेशेंट खाना क्यों नहीं खा रहा? इन्होंने तो कुछ नहीं खाया, और ये कैसा खाना है, इसे कौन खाएगा? डॉक्टर कहता है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। इतने में विंसेंजो और भड़क जाता है कि फिर आप दवाइयों के बारे में बताइए। पेशेंट मना कर रहा है कि उसे पेन किलर नहीं दिया जाना चाहिए, तो आपने उसके पेन किलर बंद कर दिए। विंसेंजो चिल्ला के कहता है, इनकी हालत तो देखो। फिर वो मिस ओक पर जोर से डांटता है और कहता है कि आप यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हो? जैसा डॉक्टर्स बोल रहे हैं चुपचाप वैसा करो, कोई जिद नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। चायांग बहाना बनाती है कि वो आजकल बहुत बिजी है ना, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे बिहेव कर रहा है, माफ़ करना। मिसो कहती है, ये तो बहुत ही डरावना था, पर मुझे अच्छा लगा। हांसो जुनहो को फ़ोन करके बताता है कि भैया, मेरी 2 और बैंक के साथ मीटिंग हुई है, पर उन्होंने बाबेल में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि चायांग ने रिपोर्टर से जो कहा उसके बाद कोई बाबेल पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मैं कब से कह रहा हूँ कि विंसेंजो और चायांग से पीछे छुड़ा लो। जुनहो कहता है, चुप रहो, मेरे सामने आवाज़ ऊँची मत करना। फिर वो कहता है कि आज रात मैं नामदोंगबू ऑफिस के साथ मीटिंग सेट करता हूँ, तो लेट मत होना। हांसो कहता है, अपने पापा को मारते हुए तो पलक भी नहीं झपकाई थी, अब क्या हो गया इसे? चायांग, मिस्टर नाम और विंसेंजो विक्टिम्स की फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं। उधर नामदोंगबू ऑफिस के चीफ प्रोसिक्यूटर और उनकी टीम हांसो के साथ मीटिंग करने जाते हैं। वह हांसो जैसे ही कोई भी बात करने की कोशिश करता है, वो लोग थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं कि हमारे इंटरेस्ट मैच होने चाहिए लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। हांसो कहता है कि मैंने तो बहुत कुछ दिया आपको, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। वो कहते हैं, हाँ, पर अगर आप हमारी बेइज्जती करोगे तो हम आप पर केस करने में कोई पीछे नहीं हटेंगे, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। हांसो उस वक्त तो चुप हो जाता है। फिर म्यूंगी को भी उल्टा जवाब देते हैं वो लोग। जुनहो हांसो के फ़ोन से सारी बातें सुन रहा होता है। उनको सी ऑफ करने के बाद हांसो कहता है, चलो आफ्टर पार्टी करते हैं, मेरी गाड़ी के पीछे आ जाओ। म्यूंगी और मिस्टर हान उसे फॉलो करते हैं। उधर चीफ प्रोसिक्यूटर की गाड़ी पर कुछ लोग रास्ते में हमला करते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बिल्डिंग के टेनेंट मिस्टर ली और उनकी वाइफ 2 लोगों को विंसेंजो के अपार्टमेंट में चोरी से घुसते देखते हैं। वो लोग पीछे पीछे जाते हैं और उन लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर उन गुंडों को मार के भगा देते हैं। विंसेंजो, चायांग और मिस्टर नाम विक्टिम्स की फैमिली मेंबर्स को सी ऑफ करते हैं। वो बहुत प्यार से गले लगाकर विंसेंजो को धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ लोग बाहर गाड़ी में बैठकर उन पर नज़र रखे हुए होते हैं। विंसेंजो चायांग को घर छोड़ने जाता है। चायांग कहती है, अब ये लोग बस खुश रहें लाइफ में। विंसेंजो कहता है, अपने दुख को भुलाकर आगे बढ़ना मुश्किल होता है, पर हो जाएगा। चायांग कहती है, मुझे घर छोड़ने आने के लिए शुक्रिया। विंसेंजो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, तुम्हारा घर मेरी वाइन शॉप के रास्ते में था। चायांग कहती है, पर प्लाजा के सामने तो बहुत बड़ी वाइन शॉप है। विंसेंजो कहता है, उनके पास वो वाइन नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से खरीदने आया हूँ। चायांग कहती है, अब तक तो बंद होगी। विंसेंजो बोलता है, तो कल दोबारा चला जाऊँगा। वो उसे गुड नाइट बोल के चला जाता है। उधर गाड़ी में कुछ लोग नज़र रखे होते हैं। चायांग के घर में कुछ गुंडे घुसे होते हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है। वो लोग हथौड़ा लेकर चायांग के पीछे पड़ जाते हैं। तभी बाहर से उसके साथी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो दरवाज़ा खोलता है तो विंसेंजो उसे मारपीट के लाया होता है। विंसेंजो उससे कहता है, अगर हमारा पीछा कर ही रहे थे तो हमें पता तो नहीं चलना चाहिए था ना। फिर बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर विंसेंजो ने देख लिया था और चायांग के घर के बाहर भी सेम नंबर प्लेट की गाड़ी विंसेंजो ने देख ली थी, इसलिए वो वापस आया था। वो लोग चायांग पर हथौड़ा फेंक कर मारते हैं। विंसेंजो उसे बचा लेता है और उन्हें मारपीट के भगा देता है। हांसो उन प्रोसिक्यूटर्स को किडनैप करवाकर एक कंटेनर में ले जाता है। वो लोग उसे धमकी देते हैं कि तुम्हें पता है तुमने ये क्या किया। 2 हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, वो भी सरकारी वकीलों को किडनैप किया है। म्यूंगी भी डरी हुई होती है इससे। हांसो कहता है, तुम्हें मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। उससे पूछती है, सर आपने जुनबू सर से इजाज़त ली है क्या इसकी? वो कहते हैं, हाँ, उसने मुझे इन्हें डराने के लिए कहा है ताकि ये होश में आ जाए। वो उससे कहता है कि आपने मुझे पैसे लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा हुक्म कैसे मानना है और इज्जत कैसे करनी है। प्रोसिक्यूटर कहते हैं, तुम चाहते हो मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कल से बाबेल बर्बाद हो जाएगा। म्यूंगी, मेरे हाथ खोलो जल्दी। इतने में जुनवो आता है। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट डाला होता है और हाथ में हॉकी स्टिक होती है। जूनियर प्रोसिक्यूटर बोलता है, ये जॉकर कौन है? वो हॉकी स्टिक से उसे मार देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग, चीफ प्रोसिक्यूटर, म्यूंगी, मिस्टर हान और हांसो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो उसकी डेड बॉडी को बहुत ही घिनौने तरीके से हॉकी स्टिक से मारता रहता है कि सभी पर खून के छींटे पड़ जाते हैं।
चीफ प्रोसिक्यूटर पैरों में गिर के भीख मांगने लगता है। जुनू कहता है मैं पहले तुम्हें तो नहीं मारूंगा तो किसे मारूं, पहले तुम्हारे इटली में बैठे बेटे को। वो हांसो से बुरी तरह से माफी मांगता है। हांसो उसे कहता है आगे से ध्यान रखना। बाहर निकलकर हांसो जुनवू से कहता है भैया आपको ये सब हमें पहले से बता देना चाहिए था। जुनवू कहता है सरप्राइज, पर अच्छा शो था ना। मिस्टर हान कहते हैं सर कल हमें इससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। जुनवू कहता है प्रॉब्लम कोई भी हो मेरा मूड खराब नहीं होना चाहिए, बस आज से सब पहले जैसे होगा। वो हांसो को सिक्योरिटी बनाने को कहता है क्योंकि वो उसकी कमज़ोरी है। उधर पुलिस आकर चायंग के अपार्टमेंट में छानबीन कर रही होती है। विंसेंजो चायंग के लिए परेशान होता है। चायंग कहती है मुझे पक्का पता है या तो ये बाबेल या फिर वुसांग का काम है। तुम्हें क्या लगता है किसने भेजा होगा? विंसेंजो कहता है किसी ऐसे ने जो अकेला काम कर रहा था क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल नहीं थे। चायंग कहती है पर मुझे मारने की साजिश क्यों करेंगे? विंसेंजो कहता है वो तुम्हें मारने नहीं हाथ पैर तोड़ने आए थे, उनके पास हथौड़ा था। अगर उन्हें तुम्हें मारना होता तो वो तुम्हारा गला घोटते या चाकू मारते, ऐसे करते वैसे करते। विंसेंजो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है। चायंग डर जाती है और उसे चुप करा देती है। विंसेंजो कहता है आज रात यहाँ मत रहो, खिड़की टूटी हुई है और तुम्हें आराम भी नहीं मिलेगा। वो कहती है मैं फ्रेंड के घर चली जाती हूँ। विंसेंजो कहता है ठीक है उसे कॉल कर लो। चायंग सोचने लग जाती है और सबसे पहला कॉल विंसेंजो को ही करती है। विंसेंजो से कहता है भूल जाओ, कोई चांस नहीं है। कोई भी दोस्त चायंग का फ़ोन नहीं उठाता। विंसेंजो कहता आधा घंटा हो गया अभी तक कोई दोस्त नहीं मिल रहा तुम्हें, सब तुमसे दूर रहना चाहते हैं। चायंग कहती है मैं किसी होटल में रुक जाऊंगी। वो कहता है अकेले डर नहीं लगेगा? चायंग कहती है मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे सपने में वही लोग दिखेंगे? विंसेंजो कहता है लगता तो यही है। चायंग कहती है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक पल के लिए डर गई थी पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वो उसे होटल के बाहर लाकर छोड़ देता है। चायंग उसे कहती है मेरी फिक्र मत करो। विंसेंजो आई डोंट केयर टाइप लुक दे के चला जाता है। चायंग को होटल के अंदर सभी लोग अजीब लग रहे होते हैं। वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर मिस्टर ली विंसेंजो को बताते हैं कि कुछ लोग आपके अपार्टमेंट में घुस गए थे। विंसेंजो उन्हें थैंक यू कहता है। वो लोग चले जाते हैं और जाते जाते विंसेंजो को कुछ इंस्टेंट नूडल के पैकेट दे के जाते हैं। अपार्टमेंट के अंदर विंसेंजो को कबूतर की आवाज़ आती है। वो रूम खोल के देखता है, वहाँ 2 कबूतर होते हैं और रूम का बहुत बुरा हाल किया हुआ होता है। वो इन जागी को कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ से चला जा, ये मेरा बेडरूम है तेरा नहीं। वो उसे पकड़ नहीं पाता और वो गुस्से में बाहर आ जाता है। वो सारा पूरा कबूतर के पंख में हो जाता है। इतने में दरवाजे पे नॉक होता है। दरवाजे पे चायंग होती है और मुझे डर लग रहा है, ठंड लग रही है बोल के अंदर घुस जाती है। अंदर आके बोलती है लगता है आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। वो उसे कहती है तुम ऐसे कपड़े पहन के सोते हो? विंसेंजो फिर से शुरू हो जाता है ये पोराल्रो का एक्सक्लूसिव सूट है, उन्होंने इसे अपनी 80th एनिवर्सरी पर बनाया था। इतने में चायंग को खुशबू आती है। वो कहती नूडल्स बना रहे हो? वो कहता है हाँ। विंसेंजो कहता है तुम्हें खाना है तो बना दूंगा। वो कहती नहीं, नूडल्स खा के मेरा फेस इंडाइजेशन की वजह से सूज जाता है। पर वो झांकती रहती है और फाइनली सारे नूडल्स वही खा जाती है और बोलती है एक सर्विंग में कुछ नहीं होता, कोई कानून बना के इसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। वो उसे एक और बनाने को कहती है। विंसेंजो कहता है तुम्हारा मुंह नहीं सूझेगा अब? वो कहती है सोने से पहले एक्सरसाइज कर लूँगी। विंसेंजो कहता है तुमने तो इतना खाना खाया था ना। चायंग कहती है मुझे सदमे के बाद बहुत जल्दी भूख लग गई। वो कहता है हाँ मुझे पता है। विंसेंजो बिस्तर लगा रहा होता है। चायंग कहती है हम दोनों यहाँ क्यों सोएंगे, एक बेडरूम भी तो है। विंसेंजो कहता है जाओ ना। चायंग कहती है सिर्फ आज रात यहाँ रहूँगी। विंसेंजो कहता है जब तक तुम चाहो तुम रुक सकते हो। चायंग कहती है नहीं मेरी विंडो कल ठीक हो जाएगी, मैं चली जाऊँगी। फिर चायंग उससे कहती है मैं 2 सवाल पूछूं माफिया के बारे में? वो कहते हैं सिर्फ 2 सवाल। चायंग कहती है माफिया बॉस दिखने में भयानक होते हैं क्या? वो बहुत बेरहम और खूंखार होते होंगे। विंसेंजो कहता है डिपेंड करता है बॉस पर। जिनके साथ मैं था वो एक बहुत समझदार बिजनेसमैन थे। चायंग कहती फिर तो वो बहुत अच्छे इंसान होंगे। विंसेंजो कहता है हाँ मेरे लिए तो वो मेरे पिता जैसे ही थे। वो कहती है मेरा अगला सवाल, तुमने बताया था कि लोग वैसे ही मारे जाते हैं जैसे फिल्मों में, और माफिया का उसूल है कि वो लोगों को उनकी गलती की सज़ा ज़रूर देते हैं, तो क्या तुमने भी कभी किसी को सज़ा दी है, मतलब माफिया की तरह? विंसेंजो कहता है तुम पूछ रहे हो कि मैंने कभी किसी को मारा है या नहीं? विंसेंजो चुप हो जाता है और कहता है नहीं, मैं तो एक लॉयर हूँ। चायंग कहती है सही है, मैं तो बस सोच रही थी, मुझे तो ये पता ही था कि तुम चाहे माफिया के लिए काम करते थे पर किसी को मार नहीं सकते। विंसेंजो कहता है और अगर मैंने किसी की जान ली है तो क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दोगी? चायंग कहती है ऐसा नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगेगा कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो। सोते वक्त विंसेंजो को बहुत सारे मर्डर्स याद आते हैं जो उसने किए हैं। वो डर के उठ के बैठ जाता है और पलट के देखता है तो चायंग सो रही होती है।
सुबह हो चुकी होती है। ब्रेकफास्ट करते वक्त चायांग न्यूज़ चेक करके विंसेंजो को बताती है कि चीफ प्रोसिक्यूटर के खास आदमी प्रोसिक्यूटर सो नशे में गाड़ी चलाते वक्त पहाड़ी से गिर गए। विंसेंजो कहता है ये सोच समझकर मारा गया है, मारने का ही इरादा था। जुनवो किसी से फ़ोन पे वापस आने की बात कर रहा होता है। हांसो पूछता है कौन है। वो बताता है कि विंसेंजो के बारे में पता करने के लिए उसने किसी को इटली भेजा था। आज के बाद सब मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। तुम डर तो नहीं गए थे कल रात, और बॉडीगार्ड्स रखे क्या? हांसो कहता है हाँ रख लिए। हांसो कहता है मैं कुछ बताना चाहता था। जुनवो कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है? हांसो उसे बताता है कि उसने क्या किया। जुनवो उस पर ग्लास फेंक के मारता है और बोलता है बिना पूछे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? हांसो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आपका बोझ हल्का करना चाह रहा था। मैंने जो भी किया अपने दुश्मनों को ख़त्म करके अपनी ईमानदारी प्रूव करने के लिए किया। जुनवो कहता है आगे से ऐसा कुछ हुआ तो वो तुम्हारी लाइफ की आखिरी गलती होगी। जुनवो उसे ओवर स्मार्ट कहता हुआ वहाँ से चला जाता है और हांसो बड़े आराम से बैठ के रिलैक्स होके ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। हांसो की हमले वाली बात से बेचैन होकर जुनवो चायांग को वीडियो कॉल करता है। चायांग पूछती है वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? वो कहता है तुम्हारी याद आ रही थी। वो पूछता है ऑफिस नहीं गई क्या आज? फिर वो कहता है ये तुम्हारा घर तो नहीं है, किसका घर है? चायांग घूमकर विंसेंजो की शक्ल दिखाती है। जुनवो कहता है विंसेंजो का घर है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? चायांग कहती है मैं कल रात से यहीं पर हूँ। चायांग फोन काट देती है बात डाल के। जुनवो चौंक जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। मिस्टर एन विंसेंजो को अपना नंबर देते हैं और कहते हैं कि आप खतरे में हो, कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो फोन या मैसेज कर देना। विंसेंजो हांसो पर नजर रखता है तो उसकी बढ़ी हुई सिक्योरिटी देख के हंसने लगता है। ऑफिस में विंसेंजो, चायांग और मिस्टर नाम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हांसो के करीब कितने लोग हैं। विंसेंजो कहता है बाबू ने उसे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोला होगा क्योंकि कोई उसका पीछा कर सकता है, वो अपने सबसे कमजोर मोहरे को बचा रहा है। मिस्टर नाम आकर बताते हैं कि मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर गिल प्रोसिक्यूशन की हिफाजत में है। चायांग कहती है पर क्यों? विंसेंजो कहता है वो बाबेल के साथ कोई डील कर रहा होगा इसलिए ऐसा किया। वो बताते हैं कि प्रोसिक्यूटर इंचार्ज जुंग इंगुक है। विंसेंजो कहता है जो भी हो बाबेल तो इससे जुड़ा है पक्का। मिस्टर चो विंसेंजो को फ़ोन करके बुलाते हैं और मिस्टर शाओलिन की आइरिस का डेटा दिखाते हैं। वो कहते हैं अब हमें सिर्फ एंट्रेंस पर लगा स्लैब हटाकर दरवाज़ा खोलना है। वो कहते हैं हमें पहले नानियक टेम्पल को शिफ्ट करना होगा। विंसेंजो नानियक टेम्पल में मॉन्क से जाके मिलता है पर मॉन्क टेम्पल को रिलोकेट करने की बात मना कर देते हैं। वो कहते हैं तुमने अपनी बुद्धि और हिम्मत से हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है, अब आगे चाहे जो भी हो हम टेम्पल और अपनी जगह के लिए जान भी दे देंगे। मिस्टर हान प्रोसिक्यूटर की मौत की खबर पढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम जो भी कहो ये जुनवो सारी हदें पार कर रहा है। म्यूंगी कहती है हदें तो कब की पार हो चुकी हैं, अच्छा होगा हम मुड़कर ना देखें। मिस्टर हान कहते हैं कि इससे तो हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। इतने में जुनवो आ जाता है। वो कहता है कि मुझे इसी वक्त चीफ प्रोसिक्यूटर से काम है, मैसेज भेज दो। इसके बाद दिखाते हैं कि जिन बैंकों ने उन्हें लोन देने से मना किया था वह गवर्नमेंट की रेड पड़ी है। मिस्टर पार्क प्लाजा में एक दुकान की सफाई कर रहे होते हैं और टेनेंट्स को बताते हैं कि हमने गुंडागर्दी छोड़ दी है और मैं यहाँ एक ट्रैवल एजेंसी खोलने वाला हूँ। टेनेंट कहता है जब ये बिल्डिंग बिक चुकी है, बिल्डिंग के सारे टेनेंट्स आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं कि जब सोना ढूंढना ही है तो अलग अलग क्यों, सब साथ में मिलकर ढूंढते हैं और बराबर बांट लेंगे। बैंक में रेड की न्यूज़ देखकर विंसेंजो कहता है ये तो साफ है कि बाबेल ने ही उसे मारा है चीफ प्रोसिक्यूटर को धमकाने के लिए, इसीलिए वो इन बैंक्स के खिलाफ एक्शन ले रहा है। मिस्टर नाम कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये बैंक बाबेल में बहुत सारा पैसा लगाएंगे। चायांग को प्रोसिक्यूटर जुंगिंग का फ़ोन आता है, वो लोग मिलते हैं। विंसेंजो पूछता है डॉक्टर गिल की डिमांड्स क्या हैं। प्रोसिक्यूटर जुंग बताते हैं कि वो अपने सुरक्षा और देश छोड़कर जाने की इजाज़त चाह रहा है। अभी तो उसने सिर्फ इतना बताया है कि ये सब बाबेल और हामिन ग्रुप की मिलीभगत है। विंसेंजो कहता है बाबेल के साथ डील कर रहा है। प्रोसिक्यूटर जुंग उसकी बात से सहमत होते हैं, वो टाइम ले रहा है डील के लिए। विंसेंजो कहता है मिस्टर जुंग अगर हांसो के अलावा बाबेल का असली बॉस कोई और निकला तो? वो पूछते हैं कौन है वो? चायांग कहती है अभी तक पता नहीं चला है। इतने में प्रोसिक्यूटर जुंग को डॉक्टर गिल की बात याद आती है जिसमें डॉक्टर उनसे पूछ रहा था कि हांसो के पापा जांगुक हुआन की मौत कैसे हुई, आपको पता है? डॉक्टर गिल उस वक्त तो कोई बात बताने के लिए मुकर गया था और बोला था कि किसी दिन आराम से बताऊंगा, वो लोग बहुत घटिया हैं, कम से कम आखिरी समय में तो इज्जत दे देनी चाहिए, इसलिए तो इज्जतदार खानदान में पैदा होना चाहिए वगैरह वगैरह। चायांग पूछती है आपको यकीन है वो एक से ज़्यादा हैं? उसने सारे शब्द एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किए थे। प्रोसिक्यूटर कहता है हाँ मुझे यकीन है वो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा था। विंसेंजो कहता है बाप की मौत के वक्त दोनों बेटे साथ में होंगे। चायांग कहती है इसका मतलब डॉक्टर गिल जानते हैं वो कौन है। विंसेंजो कहता है डॉक्टर गिल ने वहाँ से किसी और को भी फ़ोन किया था क्या?
मिस्टर जुंग कहते हैं हाँ, एक अनट्रेसेबल कॉल की थी एक बर्नर फ़ोन पर, और ये सब सुनने के बाद लग रहा है कि वो बर्नर फ़ोन बाबू का ही हो सकता है। विंसेंजो कहता है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक ऑपरेशन कर सकते हैं, स्टिंग ऑपरेशन जैसे। मिस्टर जुंग कहते हैं मैं कायदे कानून से चलने वाला इंसान हूँ, मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई धोखाधड़ी नहीं चाहिए। बाहर कोई उनकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और वो जुनवू को भेज देता है। इतने में विहांसो आकर उसे कुछ पेपर्स देता है और बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बाद आपको मुझ पर नाज होगा। पेपर्स देखकर जुनवू खुश हो जाता है। जुनवू किसी मिस्टर जॉनसन से बात करता है कि पूरा मटेरियल आपकी कंपनी बनाती है, उसे हमें यहाँ भेज दो कोरिया में। आपकी कंट्री में तो इलीगल है, कोरिया में नहीं है। हम पूरी कंट्री को पेन किलर्स की कंट्री बना देंगे। हांसू अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगले हफ्ते बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, हम बाकी काम छोड़कर RDU-90 का प्रोडक्शन फिर से शुरू करेंगे। हम अपने रॉ मटेरियल्स का इम्पोर्ट 3 गुना बढ़ा देंगे ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। फोरम्स पर न्यूज़ फ्लैश हो रही होती है कि 2 बड़े बैंक बाबिल में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चायांग परेशान हो जाती और बोलती है विंसेंजो को कि तुमने सही कहा था, बुराई अच्छाई से जल्दी लौटती है। मिस्टर नाम कहते हैं इसका मतलब RDU-90 बहुत जल्दी बाजार में उतरेगा। चायांग कहती है मेरे पापा ने उसको रोकने के लिए अपनी जान दे दी। प्रोसिक्यूटर जंग चायांग को फ़ोन करते हैं कि लग रहा है डॉक्टर गिल और बाबिल के बीच सौदा हो गया है, वो एक एक करके इल्ज़ाम वापस ले रहा है। चायांग कहती है हमें तो पहले से ही पता था यही होगा। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन वाला ऑफर अभी भी है? चायांग कहती है हाँ, और हमारी खासियत है कि हम कोई सबूत नहीं छोड़ते। वो कहता है फिर तो हम आज रात ही करेंगे। उनको रोकने के लिए अब मैं अपने उसूल भी तोड़ूंगा। चायांग कहती है ठीक है, हम तैयारी करके आपको फ़ोन करेंगे। चायांग प्लान बताती है कि प्लान ए, हम बाबिल के भेजे गुंडों की तरह हमला करेंगे और उनसे उगलवा लेंगे कि असली बॉस कौन है। मिस्टर नाम कहते हैं प्लान बी, मुक्का मारते ही सब कुछ अपने आप उगल देगा। विंसेंजो उनकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुन के सोच में पड़ जाता है और कहता है पहले प्लान ही आजमा लेते हैं। वो लोग सेफ हाउस के पास पहुंचते हैं। अंदर जाने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ काफ़ी लोग मरे पड़े हैं। डॉक्टर गिल भी अंदर मरे पड़े होते हैं। विंसेंजो कहता है हमसे तेज़ निकले। इतने में चायांग एक मैसेज दिखाती है विंसेंजो को। वो मैसेज विक्टिम्स की वो 4 फैमिली मेम्बर्स से था जो उनसे डिनर पे मिलने आए थे। उस मैसेज में लिखा था कि माफ़ कीजिए, हम अपनों की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं, हमें माफ़ करना। बाद में एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी दिखाते हैं और 4 विलन्स जुनवू, हांसो, म्यूंगी, मिस्टर हान को अलग अलग तरह से खुश होते दिखाते हैं। जुनवू बाबेल टावर के मॉडल के सामने डांस कर रहा होता है। सुबह होती है। चायांग और विंसेंजो उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं। पुलिस वाले छानबीन कर रहे होते हैं और गाड़ी में चारों की डेड बॉडी होती है। उस गाड़ी में कुछ जलाकर रखा हुआ होता है विंसेंजो को आगाह करने के लिए कि जिस तरह से तुम लोगों ने वेयर हाउस जलाया था ये उसका बदला है। विंसेंजो समझ जाता है। चायांग और विंसेंजो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। तो आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।